हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस लेक्चर सीरीज में मैं आज डीएसएसबी पीजीटी हिंदी 2016 में हुए प्रश्न पत्र पर बातचीत करूंगा और वह ओरिजिनल प्रश्न पत्र है जिसमें खुद मैं एक अभ्यर्थी के रूप में शामिल रहा और आखिर में चयन भी हुआ। कई लोगों के आग्रह पर मैंने इसे टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ फॉर्म में डाला था, लेकिन कई प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे, तो इसलिए अभ्यास की दृष्टिकोण से मैंने ये लेक्चर तैयार किया ताकि परीक्षा के पहले आपका अभ्यास भी हो जाए और जो पिछले वर्ष में प्रश्न पूछे गए हैं उनका सटीक उत्तर भी पता चल जाए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आखिर तक इस लेक्चर को आप सुनेंगे और उन प्रश्नों के उत्तर को भी जानने की कोशिश करेंगे जिनको आपको खोजने में दिक्कत हो रही है। तो चलते हैं टॉपिक पर। थोड़ा सा प्रश्न पत्र के स्वरूप पर विचार कर लेते हैं कि उस समय भी 200 प्रश्न पूछे जाते थे हिंदी के और टोटल 200 हिंदी के ही सवाल हुआ करते थे, लेकिन फ़िलहाल कुछ बदलाव हुआ है जिसमें कि प्रश्न तो 200 ही रहेंगे, लेकिन उसमें कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड से भी सवाल रहेंगे, तो थोड़ा सा अंतर है। बाकी पेपर आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा जिस पर मैं बातचीत करने जा रहा हूँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न पत्र में माइनस मार्किंग होगी और हर गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी कि 0.25 अंक काट लिया जाएगा। और बाकी जो भी क्वेश्चन पेपर में प्रोटोकॉल दिया गया है कि कोई डिजिटल उपकरण लेकर नहीं जाना है जिससे कि अगर पाए जाने पर दंडनीय कार्रवाई की जा सके, तो इसलिए आप केवल अपना एडमिट कार्ड और जो भी कलम इत्यादि है उसको ही लेकर जाना है। बाकी आपको कई परीक्षाओं का अनुभव भी होगा। तो हम अब सीधे बातचीत करने जा रहे हैं क्वेश्चन पर कि 2016 में जो पूछा गया था वो कौन कौन से सवाल थे उन पर। क्वेश्चन पेपर पर बात करूं तो जो पहला सवाल है कि निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। पहला ही सवाल सुमेलित करने के लिए आया है, यानी कि एक तरफ ए सेक्शन है, दूसरे तरफ बी सेक्शन है, तो इन दोनों को सुमेलित करना है। तो जो सवाल पूछा गया है जिसमें कि ऑप्शन ए है दांते, बी इमर्सन, सी फ्रेडरिक नीत्शे और डी रूसो, और इनके सामने कुछ स्थानीय सवाल दिया गया है जिसमें कि संबंधों को बताना है कि कौन विचारक कहाँ से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि पहला नंबर फ्रांसीसी, दूसरा पर जर्मन, तीसरा पर इटालियन और चौथा पर अमेरिकी। तो ये बताना है कि जो विद्वान हैं वो कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो दांते का संबंध इटालियन से है, इमर्सन का संबंध अमेरिका से है, फ्रेडरिक नीत्शे का संबंध जर्मन से है, रूसो का संबंध फ्रांसीसी से। ठीक है, कई बार जब सुमेलित टाइप प्रश्न आते हैं तो नीचे कुछ ऑप्शन दिया रहता है, जैसे कि इसमें दिया है ऑप्शन ए बी सी डी और उसमें भी 2 3 1 4 मिलान करने के बाद जो सही उत्तर है वो बी उत्तर है। और ध्यान रखें कि जो सही उत्तर है उस पर रेड का निशान है और सही का भी निशान है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ठीक है, और सुमेलित जैसे प्रश्नों में अगर एक विकल्प भी अगर कोई जानता है तो कई बार बहुत ही आसान से उसको हल किया जा सकता है, अन्यथा कई बार बहुत ही फंसाऊ टाइप के भी सवाल आ जाते हैं। अब हम दूसरे सवाल पर बातचीत करें तो निम्नलिखित रचनाकारों एवं रचनाओं को सुमेलित कीजिए। अब इसमें रचनाकार और रचनाओं का नाम दे दिया है, उसको सुमेलित करना है, जिसमें कि आई.ए. रिचर्ड्स, टी.एस. इलियट, क्रिस्टोफर कार्डवेल और क्रोचे का नाम है, और सामने इनकी रचनाओं का नाम दिया गया है जिसमें कि एस्थेटिका, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, वेस्टलैंड, इल्यूजन एंड रियलिटी, ये ऑप्शन में दिया गया है। तो कई बार क्या होता है कि इसमें भी एक रचना का नाम अगर आपको पता है, 2 रचना का नाम पता है, तो आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल किया जा सकता है। तो आई.ए. रिचर्ड्स की जो रचना है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये आपको पता चल जाएगा। वेस्टलैंड टी.एस. इलियट का है, और एस्थेटिका क्रोचे का, इल्यूजन एंड रियलिटी कार्डवेल का है, और विकल्प इसमें दिया गया है जो कि डी विकल्प इसमें सही है। तो आपका आंसर डी होगा। और पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित मैंने एक लेक्चर तैयार किया था, उसे भी आप देखेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है कि यूनान का अंतिम काव्यशास्त्री एवं सौंदर्य शास्त्र का महान चिंतक था। ऑप्शन में दिया हुआ है ए. लोनजाइनस, बी. अरस्तु, सी. बोइलो, डी. होरेस।
तो इसमें जो सही आंसर है वो है लोंजाइनस। तो इस तरीके से 3 प्रश्नों पर हमने विचार कर लिया है। आगे हम देखते हैं। चौथा सवाल है, दांते का काव्य उस सेतु के समान है जो काल की धारा पर बना है और प्राचीन विश्व को आधुनिक विश्व से मिलाता है। कथन किसका है? ऑप्शन में दिया है वाल्टेयर, ऑप्शन बी इमैनुअल कांट, ऑप्शन सी शैली, ऑप्शन डी शीलर। तो इसमें जो सही आंसर है वो शैली है इसका आंसर। पांचवा सवाल है, कालरीज का समय काल क्या है? मतलब कालरीज का जो समय है उसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 1772 से 1834 ईस्वी, बी 1778 से 1830 ईस्वी, सी 1700 ईस्वी से 1631 ईस्वी, डी 1709 ईस्वी से 1784 ईस्वी। तो कालरीज का आपको जो जीवन काल है उसको ध्यान में रखना है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है 1772 से 1834 ईस्वी के बीच में है, यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 6, गुरु शिष्य का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया है प्लेटो सुकरात अरस्तु सिकंदर, बी अरस्तु प्लेटो सुकरात सिकंदर, सी सुकरात प्लेटो अरस्तु सिकंदर, डी सुकरात अरस्तु प्लेटो सिकंदर। तो हम देख रहे हैं कि जब भी क्रम से संबंधित सवाल आते हैं तो उसमें 4 तरीके के शब्द रहते हैं, ठीक है, 4 रचनाएं रहेंगी, 4 व्यक्ति रहेंगे। तो जब मैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने गुरु शिष्य परंपरा पर थोड़ा सा फोकस किया था और ये बतलाया था कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर ये सही क्रम है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला जो सवाल है 7वां सवाल कि निम्नलिखित में से अरस्तु द्वारा किया गया काव्य भेद नहीं है। अब अरस्तु ने जितने भी काव्य भेद किए हैं उनमें से कौन सा नहीं है? तो नहीं पर जोर दिया गया है, उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन ए है सुखांत नाटक, बी सुखांत नाटक ट्रेजिडी, सी महाकाव्य ईपिक, डी एकांकी नाटक 1 एक्ट प्ले। तो इसमें ऑप्शन जो है डी सही है, ठीक है। 8वां सवाल है, कविता में वही तत्व है जो गद्य में है परंतु अंतर उनकी रचना और संगठन में है। कथन किसका है? तो ऑप्शन ए शैली, ऑप्शन बी कॉलरिज, ऑप्शन सी इलियट, ऑप्शन डी मैथ्यू अर्नाल्ड दिया हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कॉलरिज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। बहुत ही फेमस प्रश्न है। ऑप्शन ए लिरिकल बैलेट्स, ऑप्शन बी बायोग्राफिया लिटरेरिया, ऑप्शन सी लिटरेरी रिमेंस, ऑप्शन डी प्रिल्यूट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लिरिकल बैलेट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है कि काव्य भाषा के संदर्भ में शब्द चयन को विशेष महत्व देने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी होरेस, ऑप्शन सी लोंजाइनस और डी उपयुक्त तीनों। तो शब्द चयन पर जोर दिया है लोंजाइनस ने। जब इनका उदात्त सिद्धांत पढ़ेंगे आप तो लोंजाइनस का नाम इसमें आता है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, आधुनिक अंग्रेजी आलोचना के जनक माने जाते हैं। विकल्प ए जॉन ड्राइडन, विकल्प बी बेन जॉनसन, सी मैथ्यू अर्नाल्ड, डी टी.एस. इलियट। तो इसमें जो सही उत्तर है ए जॉन ड्राइडन। 12वां क्वेश्चन है, कविता को जीवन की आलोचना किसने कहा है? ऑप्शन ए टी.एस. इलियट, बी कॉलरिज, सी मैथ्यू अर्नाल्ड, डी उपयुक्त तीनों। तो इसमें जो सही आंसर है मैथ्यू अर्नाल्ड। अच्छा, कई बार परीक्षा में उपयुक्त तीनों, उपयुक्त सभी तरीके के भी जो ऑप्शन आते हैं कई बार वो सही हो जाते हैं, लेकिन जब सटीक उत्तर पता हो तो वही लगाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित रचनाकारों एवं रचनाओं को सुमेलित कीजिए। ये भी सुमेलित से संबंधित सवाल है। इसमें 4 विद्वानों का नाम दिया है और फिर उनकी रचनाओं का नाम दिया है, जिसमें कार्ल मार्क्स, क्रिस्टोफर कार्डवेल, सार्त्र, डेरिडा, ये 4 नाम दिए हैं। इधर रचनाओं का नाम है। तो कार्ल मार्क्स की जो रचना है आप इसमें देख सकते हैं, या फिर क्रिस्टोफर कार्डवेल इल्यूजन एंड रियलिटी, इसके पीछे भी ये सवाल आया हुआ था। तो कई बार पेपर को बहुत ही सावधानी से देखने की ज़रूरत होती है, कई बार रिपीटेड सवाल भी आ जाते हैं। तो क्रिस्टोफर कार्डवेल का नाम आपको पता चल गया कि इल्यूजन एंड रियलिटी है। डेरिडा ने ऑफ ग्रामेटोलॉजी लिखा है, सार्त्र ने और कार्डवेल, इन दोनों की रचनाएं अगर आपको नहीं पता है
तो आप विकल्प में मिला ले सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन दो सही विकल्प मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर है वो है डी। 14वां सवाल है कि विखंडन को एक प्रकार की स्ट्रेटजी, भाषाई रणनीति किसने माना है? विकल्प दिया है ऑप्शन ए देरिदा, बी सस्यूर, सी एलन स्वाल्टर, डी डी.एच. लॉरेंस। और इसका सही उत्तर जो है वो देरिदा है। ठीक है, कई बार सस्यूर और देरिदा में कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन जो DSSB ने सही आंसर माना वो देरिदा का माना है। ठीक है, 15वां सवाल है कि जीवन काल के आधार पर कवियों का सही क्रम कौन सा है? अब जीवन काल के आधार पर कवियों का सही क्रम, इसमें भी 4 कवियों का नाम दिया है, बेन जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जॉन ड्राइडन, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो सही है। कालक्रम के अनुसार ये जो चारों कवि हैं उनमें वेन जॉनसन, जॉन ड्राइडन, सैमुअल जॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 16, प्रकाशन काल की दृष्टि से कार्ल मार्क्स की रचनाओं का सही क्रम। अब इसमें एक रचनाकार कार्ल मार्क्स की रचनाओं का सही क्रम पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें ऑप्शन ए है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द सिविल वॉर इन फ्रांस, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल। अब चारों ऑप्शंस में उन्हीं रचनाओं को घुमा फिरा कर दिया हुआ है, तो उसमें जो सी ऑप्शन है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, द सिविल वॉर इन फ्रांस, ये प्रकाशन काल की दृष्टिकोण से सही क्रम है। ठीक है, 17वां प्रश्न है अस्तित्ववाद के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन दिया ए सोरेन किरकेगार्ड, बी अल्बर्ट कामू, सी जियां पाल सार्त्र, डी फ्रेडरिक नीत्शे। तो इसमें प्रवर्तक पूछ रहा है। ठीक है, तो सही ऑप्शन जो है वो है सोरेन किरकेगार्ड। 18वां सवाल है कि जर्मन कला और साहित्य चिंतक नहीं है। अब जोर देना है नहीं है, ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन दिया कांट, बी नीत्शे, सी दांते, डी शीलर। तो कांट जर्मनी के हैं, नीत्शे भी जर्मनी के हैं, शीलर भी जर्मनी के हैं और दांते इटली के हैं। इसके पहले जब हम हल कर रहे थे तो पहला सवाल ही इन्हीं लोगों से संबंधित था। तो इस तरीके से इसको भी सही किया जा सकता है, ध्यान में रखने की ज़रूरत है बस। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें से मनोवैज्ञानिक चिंतक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया फ्रायड, बी गैब्रियल मार्शल, सी एडलर, डी मैकडूगल। तो आपको पता है कि फ्रायड, एडलर, मैकडूगल मनोवैज्ञानिक चिंतक हैं और इसमें पूछा है कि नहीं है, तो सही आंसर होगा गैब्रियल मार्शल। क्वेश्चन नंबर 20, डॉक्टर निर्मला जैन ने पेरिप्सूस का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया है? ऑप्शन ए दिया काव्य में उदात्त तत्व, बी उदात्त के विषय में, सी काव्य में औदात्य, डी इसमें से कोई नहीं। तो निर्मला जैन ने पेरिप्सूस का जो अनुवाद किया है उस किताब का नाम है उदात्त के विषय में। आप कमेंट्स कर बताइए कि पेरिप्सूस किसकी रचना है। ठीक है, क्योंकि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में मैंने बतलाया है कि किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 21, गुरु के अध्यापन से मंदबुद्धि भी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, किंतु काव्य रचना के लिए प्रतिभा का होना अनिवार्य है। यह कथन किसका है? ठीक है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है ए भामा, बी मम्मट, सी पंडित राज जगन्नाथ, डी राजशेखर। तो ध्यान देने वाली बात है कि भामा ने इसको दिया है और संस्कृत में बोला है, उसी का ये अनुवाद कर दिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो भामा होगा। 22वां प्रश्न है काव्य पर उपलब्ध प्रथम ग्रंथ है। ऑप्शन में ए काव्य प्रकाश, बी नाट्यशास्त्र, सी काव्यालंकार, डी काव्यादर्श। तो अगर भारतीय काव्य शास्त्र देखें तो सबसे प्राचीन नाट्यशास्त्र है, लेकिन वो नाटक के मामले में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर होगा काव्यालंकार, मतलब कि सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम किसने कहा है? तो ऑप्शन ए मम्मट, बी पंडित राज जगन्नाथ, सी आचार्य विश्वनाथ, डी भामा। तो इसका सही उत्तर भामा होगा। क्वेश्चन नंबर 24, पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन दियर बेस्ट ऑर्डर, अर्थात सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन में दिया वर्ड्सवर्थ, बी लोनजाइनस, सी मैथ्यू आर्नाल्ड, डी कॉलरिज। तो इसका सही उत्तर जो है ये वर्ड्सवर्थ है। ठीक।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह काव्य परिभाषा है। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत ने इस परिभाषा को दिया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26, रसव व स किस ग्रंथ में कहा गया है? ठीक है, तो ऑप्शन तैत्तिरीय उपनिषद, बी नाट्यशास्त्र, सी काव्यादर्श, डी ध्वन्यालोक। तो इसका जो सही उत्तर है तैत्तिरीय उपनिषद में ये वाक्य कहा गया है, रसव व स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, रस की अनुभूति कराने में अभिधा शक्ति प्रधान होती है, ऐसा मत है। ऑप्शन ए भट्टनायक, ऑप्शन बी वामन, ऑप्शन सी भामह, डी अभिनवगुप्त। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भट्टनायक। उन्होंने अभिधा शक्ति को प्रधान माना है रस की अनुभूति के मामले में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, किसने कहा है? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य केशव प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जब मैं साधारणीकरण पर एक वीडियो बनाया था तो उसमें पूरा जिक्र किया है कि साधारणीकरण के संबंध में किसने क्या क्या कहा है। तो ये परिभाषा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, मतलब उनका कथन है, तो ये ऑप्शन सी सही होगा। लेकिन डीएसएसबी ने ऑप्शन ए माना था जिस पे कि हमने ऑब्जेक्शन किया हुआ था। ठीक है, तो इसका उत्तर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में रस क्या है पर चर्चा की गई है? ठीक है, तो जब नाट्यशास्त्र पढ़ा रहा था और रस पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि 6वें और 7वें मतलब 67 याद कर लेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दिया है ऑप्शन ए तीसरे, बी चौथे, सी 5वें, डी 6ठें। तो इसका उत्तर सही होगा 6ठें में। 30वां प्रश्न, किस समीक्षक ने लोलट के रस निष्पत्ति संबंधी मत को मीमांसा दर्शन पर आधारित या भट्टनायक की रस व्याख्या को सांख्य दर्शन से जोड़ना गलत माना है? तो ऑप्शन ए तारकनाथ बाली, बी निर्मला जैन, सी रामचंद्र शुक्ल, डी नगेंद्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है नगेंद्र। क्वेश्चन नंबर 31, संचारी भाव नहीं है, ध्यान देने की बात है, नहीं पूछा है और ऑप्शन दिया है ए निर्वेद, बी क्रोध, सी हर्ष, डी विषाद। तो आप इसमें देखेंगे कि जो निर्वेद है, हर्ष है और विषाद, ये तीनों संचारी भाव हैं और क्रोध स्थायी भाव है। ठीक है, एक सेकेंड के लिए निर्वेद भी शांत रस का स्थायी भाव है, लेकिन निर्वेद कॉमन है, ये संचारी में भी है और स्थायी भाव में भी है। तो सही उत्तर क्या होगा? क्रोध। क्वेश्चन नंबर 32, आचार्य कुंतक का समय माना जाता है। अभी समय पूछ दिया कुंतक का। ऑप्शन ए 8वीं शताब्दी, बी 7वीं शताब्दी, सी 9वीं शताब्दी, डी 10वीं शताब्दी। तो सही उत्तर होगा 10वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 33, रस यदि काव्य की आत्मा है तो ध्वनि काव्य शरीर को बल देने वाली प्राण शक्ति अवश्य है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी श्याम सुंदर दास, सी बाबू गुलाब राय, डी रामचंद्र शुक्ल। तो जिस ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल हैं उस प्रश्न को लेकर काफ़ी डर पैदा हो जाती है, तो इसका भी सही आंसर जो है वो रामचंद्र शुक्ल है। क्वेश्चन नंबर 34, आचार्य मम्मट ने अपने पूर्वाचार्यों के मतों का संग्रह करके काव्य दोषों की संख्या बताई है। काव्य दोष पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है और अलग अलग विद्वानों के अनुसार उनकी संख्याओं को भी बताया है, लेकिन इसमें आप देखेंगे थोड़ा डिफरेंट तरीके का है। मम्मट ने अपने पूर्वाचार्यों के मतों को संग्रह करके काव्य दोषों की संख्या कुल कितनी बताई है? तो ऑप्शन ए 65, बी 80, सी 90, डी 95। तो एग्जैक्ट जो संख्या है वो 70 है, तो इसमें जो करीब में आ रही है वो 65, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 35, प्रतिभा के दो भेद भावयित्री प्रतिभा और कार्ययित्री प्रतिभा किसने माना है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो राजशेखर है। इसके अलावा जो ऑप्शन में दिया हुआ है आनंदवर्धन, पंडित राज जगन्नाथ और मम्मट, तो सही उत्तर होगा राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद किए हैं। क्वेश्चन नंबर 36, काव्य हेतु को वामन ने कहा है। ऑप्शन ए काव्यांग, बी काव्य रचना, सी काव्य शक्ति, डी काव्य माता। ठीक है, तो वामन ने काव्य हेतु के लिए एक
शब्द यूज किया था काव्यांग। DSSB ने सी माना था इसका आंसर, लेकिन सही आंसर होगा काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 37, अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या स्वीकार की है। अभिनव गुप्त, ध्यान रखें कई बार आचार्य भरत के अनुसार मान पूछ देता है, लेकिन इसमें अभिनव गुप्त के आधार पर पूछा है। तो ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 10, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या कुल 9 माना है, और भरत का आ जाएगा तो क्या बताएंगे आप? 8। क्वेश्चन नंबर 38, जयदेव ने किस आचार्य के काव्य लक्षण का उपहास करते हुए कहा, जो शुद्धि काव्य को अनलंकृत मानता है वह अग्नि को शीतल क्यों नहीं मानता? ऑप्शन ए पंडित राज जगन्नाथ, ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ, ऑप्शन सी आचार्य आनंदवर्धन, ऑप्शन डी आचार्य मम्मट। तो इसमें सही जो उत्तर है वो सी है, आचार्य आनंदवर्धन। क्वेश्चन नंबर 39, मैं सुकुमारी नाथ वनजोगू तुम ही उचित तप मोह कहूँ भोगूं में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए ब्याज स्तुति, ऑप्शन बी प्रतीप, ऑप्शन सी काक्रोक्ति, ऑप्शन डी श्लेष वक्रोक्ति। तो इसमें जो सही आंसर है वो है काकु वक्रोक्ति। ठीक है, अलंकार से संबंधित भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अर्थालंकार नहीं है, ध्यान दीजिए इसमें नहीं है पूछा है। क्वेश्चन विकल्प दिया है ए उपमा, बी संदेह, सी रूपक, डी वक्रोक्ति। अर्थालंकार नहीं है मतलब कि शब्दालंकार है। तो मैंने एक सूत्र बताया था अवश्य करके, तो उसके अनुसार इसका सही ऑप्शन होगा वक्रोक्ति। क्वेश्चन नंबर 41, अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है। ऑप्शन ए दोहा, बी चौपाई, सी सोरठा, डी बरवै। छंद से संबंधित भी मैंने वीडियो लेक्चर तैयार किया था, आप उसे देख सकते हैं। तो इसमें सवाल है कि अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो चौपाई होगा, क्योंकि चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं जिसमें सब में बराबर होता है। ठीक है, तो वो क्या है? सममात्रिक छंद। क्वेश्चन नंबर 42, काव्य गुणों को परिभाषित करते हुए काव्य शोभाया कर्तार धर्मा गुणा किसने कहा है? ऑप्शन ए आनंदवर्धन, बी वामन, सी मम्मट, डी विश्वनाथ। तो सही उत्तर है वामन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 आचार्य आनंदवर्धन का समय माना जाता है। ए 7वीं शताब्दी, बी 8वीं शताब्दी, सी 9वीं शताब्दी, डी 10वीं शताब्दी। तो इसका सही उत्तर जो है 9वीं शताब्दी है, मतलब सी है। क्वेश्चन नंबर 44, काव्य की परिभाषा देते हुए रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किसने कहा है? ऑप्शन ए भामा, बी जगन्नाथ, सी आचार्य विश्वनाथ, डी मम्मट। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है जगन्नाथ का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी वक्रोक्ति जीवितम के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, बी बलदेव उपाध्याय, सी गुलाब राय, डी श्याम सुंदर दास। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है बलदेव उपाध्याय ने हिंदी वक्रोक्ति जीवितम की रचना की है। कई बार कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है डॉक्टर नगेंद्र को लेकर, लेकिन आप देखेंगे बलदेव उपाध्याय इसके रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 46, आनंदवर्धन ने रीति के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? रीति के स्थान पर। ठीक है, ऑप्शन ए वृत्ति, बी मार्ग, सी संगठना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आनंदवर्धन ने रीति के लिए संगठना शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर होगा। 47, किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा की है? रस निष्पत्ति से संबंधित भी मैंने वीडियो बनाया, आप उसे जाकर देख सकते हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। विकल्प देख सकते हैं कि ए भट्टलोलट, बी भट्टनायक, सी अभिनवगुप्त, डी शंकुक। तो चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा शंकुक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48, आचार्य क्षेमेंद्र के गुरु थे। ए कुंतक, बी अभिनवगुप्त, सी आनंदवर्धन, डी मम्मट। तो क्षेमेंद्र के गुरु थे अभिनवगुप्त। क्वेश्चन नंबर 49, काव्यालंकार सूत्र ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन ए वामन, बी भामा, सी दंडी, डी हेमचंद।
तो इसका जो सही आंसर होगा ये है वामन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित रचनाकारों एवं रचनाओं को सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलित वाला आ गया। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उनके सामने सुमेलित करने वाले जो भी अंक दिए गए हैं। बलदेव उपाध्याय, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गुलाब राय, शिवदान सिंह चौहान, इनकी रचनाओं को दिया गया है जिसमें सुमेलित करना है। तो आप देखेंगे कि विश्वनाथ मिश्र की रचना का नाम है वांग्मय विमर्श, गुलाब राय ने काव्य के रूप नाम से रचना की है, शिवदान सिंह चौहान ने आलोचना के सिद्धांत दिया हुआ है और बलदेव उपाध्याय ने भारतीय साहित्य शास्त्र नाम से रचना की है। तो इसमें जो मिलाएंगे आप तो विकल्प जो सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये सुमेलित वाले को काफ़ी ध्यान में रखने की जरूरत है। क्वेश्चन 51, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात होता है। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी गार्थ दत्तासी, सी जॉर्ज ग्रियर्सन, डी महेश दत्त शुक्ल। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो गार्थ दत्तासी होगा, यानी कि बी होगा। सबसे पहला जो इतिहास लिखा फ्रेंच में 1839 ईस्वी में तासी ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 52, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंध रखने वाला दूसरा ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह के लेखक हैं। भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो इसमें ऑप्शन दिया है ए शिव सिंह सरोज, बी श्याम सुंदर दास, सी महेश दत्त शुक्ल, डी रमाशंकर प्रसाद। तो इसके लेखक जो हैं महेश दत्त शुक्ल हैं। ठीक है। ये रचना 1873 ईस्वी में आई हुई थी। तो ये दूसरा ग्रंथ के रूप में है। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके लेखक के साथ सुमेलित कीजिए। आप देख रहे हैं कि 2016 में सुमेलित से संबंधित बहुत सारा प्रश्न आया हुआ था। इसका कारण ये था कि इसके पहले जो पेपर बनाया गया था वो खास एक गाइड से बना दिया गया था और बाद में ये पेपर हुआ था तो काफ़ी कठिन पेपर बना दिया गया था। और वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगा कि ये पेपर किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने बनाया था, जो कि इसका आंसर खोजने के बाद मुझे पता चला। ठीक है। तो जो 53 नंबर सवाल है कि सुमेलित करना है इतिहास ग्रंथों को और उनके लेखकों को। भाषा और साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, आधुनिक हिंदी साहित्य। तो इसमें 2 ऑप्शन तो आपको पता होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा और हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है। भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास ने और हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल। आधुनिक हिंदी साहित्य लिखा है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। तो इसमें जो विकल्प नीचे दिया गया है ये इसके अनुसार विकल्प डी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को कालक्रम के आरोही क्रम में रखिए। ये भी कालक्रम के अनुसार ही पूछा गया प्रश्न है, तो इसको आरोही क्रम में रखना है। तो जिसमें ऑप्शन ए भाषा काव्य संग्रह, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मिश्र बंधु, शिव सिंह सरोज, ये 4 रचनाओं को का नाम दिया हुआ है, उन्हीं को क्रम में रखना है। तो देखा जाए तो जो क्रम में है वो ऑप्शन बी सही है। भाषा काव्य संग्रह, शिव सिंह सरोज, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मिश्र बंधु विनोद। 1873, 1883, 1888 और 1913 ये इनका रचना काल है, ध्यान में रखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 55, हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी थी? चारण काल कहा था रामकुमार वर्मा ने। प्रश्न नंबर 56, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन देख रहे हैं कि मिलता जुलता है, अबुल हसन, नदीम अहमद, अब्दुल अहमद, अब्दुल करीम। सही ऑप्शन है अबुल हसन। क्वेश्चन नंबर 57, कनफटे योगी कौन कहे जाते हैं? तो नाथपंथियों के लिए यह शब्द यूज किया जाता था। ऑप्शन में जैन, सिद्ध, बौद्ध और नाथपंथी दिया हुआ है। अब तो सही होगा डी। प्रश्न 58, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं। ठीक है। ऑप्शन दिया मेरुतुंग, विजय सेंसूरी, राजशेखर सूरी, आचार्य हेमचंद। तो इसका जो सही उत्तर है मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि लिखा है। क्वेश्चन नंबर 59, भविष्यत कहा के रचनाकार हैं। इसमें कुछ गलत लिख दिया है, भविष्यत कहा के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए पुष्पदत्त, बी राम सिंह, सी धनपाल, डी मेरुतुंग। ठीक है। तो ध्यान में रखिए जो धनपाल है उन्होंने भविष्यत कहा लिखा है। क्वेश्चन नंबर 60, पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? अब देख रहे हैं वन लाइनर सवाल आने लगा है। ऑप्शन ए मुनि राम सिंह, योगचंद मुनि, हरिभद्र सूरी, डी धनपाल। तो पाहुड़ दोहा के रचनाकार राम सिंह है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 61,
निम्नलिखित पंक्तियाँ किसकी हैं? मुंडी ये मुंडी मुंडिया सिर मुंडियु चित्तुण मुंडिया चित्तः मुंडण जी क्यों संसारः खंडड़ु तिंक्यू। ठीक है, ये पंक्तियाँ दी गई हैं और किसकी पंक्तियाँ हैं ये पूछा गया है। ऑप्शन ए गोरखनाथ, बी मेरुतुंग, सी राम सिंह, डी धनपाल। तो सही उत्तर इसमें क्या है? राम सिंह। तो ध्यान देने वाली बात है कि ऊपर जो प्रश्न पूछा गया है वो भी राम सिंह से ही है और उन्हीं से संबंधित पंक्ति को भी उठा लिया। तो कई बार परीक्षा में इस तरीके से भी सब उत्तर भी वैसे ही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, स्वयं को अभिभान मेरु काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक कहा है? ऑप्शन ए आचार्य हेमचंद, बी पुष्पदंत, सी स्वयंभूदेव, डी मुनिराम सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पुष्पदंत ने इनको उपाधियां दी गई थी, स्वयं को बल्कि इन्होंने कहा है अभिमान मेरु काव्य रत्नाकर कवि कुल तिलक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ स्वयंभूकृत नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए पौमचर्यु, बी स्वयंभू छंद, सी ऋटरेणिंग चर्यु, डी रणय कुमार चर्यु। तो स्वयंभू ने रणय कुमार चर्यु नहीं लिखा है, बाकी सब उन्हीं का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, दोहा को इसके रचनाकार हैं। ऑप्शन ए सरापा, बी राम सिंह, सी पुष्पदंत, डी इनमें से कोई नहीं। तो सरापा इसके रचनाकार हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, राहुल साकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या मानी है। ऑप्शन ए 12, बी 84, सी 64, डी 108। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वो है 84। क्वेश्चन नंबर 66, सिद्ध कवियों की भाषा और काव्य दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला है। हरप्रसाद शास्त्री ने, बी डॉक्टर सईदुल्लाह ने, सी डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने, डी उपयुक्त सभी ने। ठीक है, तो इसमें जो डीएसएसबी ने आंसर माना था वो हरप्रसाद शास्त्री का माना है। ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न है और इस पर ऑब्जेक्शन भी लगाया था, बाद में हटा दिया और उपयुक्त सभी ने इसका सही आंसर माना है। क्वेश्चन नंबर 67, जैन रहस्यवाद के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। ऑप्शन ए धनपाल, बी जिनभल सूरी, सी मुनिराम सिंह, डी सोमप्रभ सूरी। तो इसमें सही उत्तर जो है वो सी है मुनिराम सिंह। 68, प्राकृत व्याकरण के रचनाकार कौन है? आचार्य हेमचंद, बी पुष्पदंत, सी मेरुतुंग, डी देवसेन। तो जैसा कि मैं प्राकृत के बारे में पढ़ा रहा था जब भाषा विज्ञान के अंतर्गत, तो बताया था कि प्राकृत व्याकरण लिखा है आचार्य हेमचंद ने। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा। ठीक है, 69, गुरु गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं। गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं। ऑप्शन ए मत्स्येंद्रनाथ, बी आदिनाथ, सी चरपटनाथ, डी भर्तृनाथ। तो जो सही आंसर है वो है ए मत्स्येंद्रनाथ। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित पंक्तियाँ किसकी हैं? निम्नलिखित पंक्तियाँ किसकी हैं? तो दिया है भल्ला हुआ जो मारिया बहड़ी में हारा कंतु, लज्जे जो तुम वैसी हो जय भग्गा घरु एंत। ठीक है, ऑप्शन में दिया है ए धनपाल, बी आचार्य हेमचंद, सी राम सिंह, डी पुष्पदंत। इसका जो सही उत्तर है वो है हेमचंद। क्वेश्चन नंबर 71, अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ किससे माना जाता है? ऑप्शन ए पुष्पदंत, बी राम सिंह, सी जोइंदू, डी धनपाल। तो जो दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है राम सिंह के पाहुड़ दोहा से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। ऑप्शन में दिया ए भरतेश्वर बाहुबली रास, बी विशल देवरासो, सी परमाल रासो, डी पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73, आल्हा और उद्दल के वीर चरित का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए किया है किसने? ऑप्शन ए जगनिक ने, चंद्रवरदाई ने, नरपति नाल ने, दलपत विजय ने। ठीक है, तो आप जानते हैं कि परमाल रासों में आल्हा उद्दल का चित्रण किया गया है, वो जगनिक ने किया है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74, मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 75, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किस समीक्षक का है? जिसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 76, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कहा है? ऑप्शन ए वीरगाथा काल, बी चारण काल, सी बीजवपन काल, डी आरंभिक काल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है वीरगाथा काल, मतलब ए। क्वेश्चन नंबर 77, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए नगेंद्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी रामविलास शर्मा। तो ऑप्शन सी सही है, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 78, कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भूभाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी परशुराम चतुर्वेदी, डी राहुल साकृत्यायन। तो ये सही ऑप्शन है बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 79, आचार्य शुक्ल ने कबीर का समय काल माना है, तो संवत में दिया हुआ है सब। संवत 1564 से 1463, संवत 1646 से 1553, संवत 1557 से 1465, संवत 1575 से 1456। तो इसका जो ऑप्शन डी है ये सही है। ध्यान देने वाली बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का कैसे अध्ययन किया जाए उस पर भी मैंने वीडियो लेक्चर बनाया है, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। और मैंने उन टिक्स को भी बताने की कोशिश किया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगता है कि कबीर के विरोधी हैं, लेकिन कई ऐसे कथन जो कि उनके इतिहास से आते हैं, कबीर पर ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 80, झरी लागे मलिया गगन गहराए, खन गरजे खन बिजुली चनके, लहरी उठे शोभा बरन न जाए। किसकी पंक्तियाँ हैं? ऑप्शन ए धर्मदास, बी कबीर, सी दादू दयाल, डी सुंदरदास। तो इसका जो सही आंसर है वो है धर्मदास, ए। क्वेश्चन 81, निम्नलिखित रचनाकारों एवं रचनाओं को सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलित वाला आ गया। इसमें सूफी रचनाओं को दिया है जिसमें कि सुमेलित करना है। कुतुबन, मंझन, शेख नबी, कासिम शाह की रचनाओं को दिया गया है। तो कुतुबन की मृगावती, मंझन की मधुमालती, ठीक है, शेख नबी की ज्ञानदीप और कासिम शाह की हंस जवाहिर। इस तरीके से यूजीसी नेट में बहुत सारे सवाल आते हैं, तो अगर 2-3 रचनाओं को भी जान जाएंगे तो आप सही टिक लगा लेंगे। तो इसमें प्रश्न के अनुसार सही ऑप्शन जो है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 82, माता पिता जग जाई तज्जो विधिहूँ न लिखियों कुछ कछु भाल भलाई, तुलसीदास की किस कृति की पंक्ति है? ऑप्शन ए गीतावली, बी रामचरितमानस, सी कवितावली, डी विनय पत्रिका। तो ये पंक्ति कवितावली से ली गई है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन 83, आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास का जन्म स्थान स्वीकार किया है। ऑप्शन ए सोरो, बी सूकर क्षेत्र, सी राजापुर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है राजापुर। तो देख लीजिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से बहुत सारा प्रश्न आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 84, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का ही है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नगेंद्र, सी नंदुलारे वाजपेयी, डी रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल सही होगा, डी मतलब इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 85, गुरु शिष्य के सही रूप को सुमिलित कीजिए। फिर से सुमिलित वाला आया, तो सुमिलित करना है रामानंद, कृष्णदास पहारी, अनंतानंद, अग्रदास। अब इनके शिष्य कौन से हैं? तो रामानंद के शिष्य अनंतानंद हैं, फिर अग्रदास के शिष्य नाभादास हैं। इन दोनों ऑप्शन को मिलाएंगे तो फिर आपका डी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, कबीर की वाणी का संग्रह है, क्या है? ऑप्शन ए बीजक, बी साखी, सी सबद, डी रामायणी। तो बीजक क्या है? कबीर की वाणी का संग्रह। क्वेश्चन नंबर 87, कबीर की भाषा को सधुकड़ी भाषा किसने कहा है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी नामवर सिंह, डी रामविलास शर्मा। तो ऑप्शन बी सही है, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 88, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए तुलसीदास, बी कबीर, सी गोरखनाथ, डी धर्मदास। तो सही उत्तर होगा तुलसीदास। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, गोरखनाथ लगा देते हैं लोग क्योंकि इसमें गोरख शब्द आया हुआ है। तो ध्यान देने वाली बात है कि इन्होंने तुलसीदास ने कहा था इस कथन को। क्वेश्चन नंबर 89, प्राकृत प्रकाश के लेखक हैं। ऑप्शन ए राम सिंह, बी देवसेन, सी वररुचि,
डी हेमचंद। इसका सही उत्तर होगा वररुचि सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय संवत 1375 से 1050 किसने माना है? तो जब भी संवत की बात आए तो उसका आंसर रामचंद्र शुक्ल होगा, इसलिए इस विकल्प में डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 91, वल्लभाचार्य लिखित किस अधूरे ग्रंथ को गोसाई विट्ठलनाथ ने पूरा किया? ए पूर्व मीमांसा भाष्य, बी तत्वदीप निबंध, सी अणुभाष्य, डी सुबोधिनी टीका। तो विट्ठलनाथ जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे, उन्होंने अणुभाष्य को पूरा किया है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92, इसमें से कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? तो जब मैं भक्तिकाल पढ़ा रहा था और अष्टछाप की बातचीत कर रहा था तो उसमें सूत्र बताया था कि वल्लभाचार्य KSPK और विट्ठलनाथ GNCC। तो कौन नहीं है? तो सूत्र के अनुसार चतुर्भुज दास, इसका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93, रास पंचाध्याय के रचनाकार हैं? ए नंददास, बी सूरदास, सी वल्लभाचार्य, डी विट्ठलनाथ। तो सही उत्तर है नंददास। और ध्यान रखने वाली बात है कि रास पंचाध्यायी रोला छंद में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? मधुवन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। इसका सही जो उत्तर है वो है सूरदास। विकल्प में कृष्णदास, नंददास, कुंभनदास भी दिया है, जबकि सही आंसर होगा सूरदास। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित रचनाकारों एवं रचनाओं को सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलित वाला सवाल आ गया। इसमें रचनाकारों का नाम दिया है केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, कुलपति मिश्र। और रचनाएं दिया है रस रहस्य, जहांगीर जस चंद्रिका, कविकुल, कल्पतरु, ललित ललाम। तो इन रचनाकारों और रचनाओं को आप जान रहे होंगे। ललित ललाम जो है मतिराम का है, जहांगीर जस चंद्रिका केशवदास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, कविकुल कल्पतरु चिंतामणि। तो अगर 2-3 भी आप जान रहे हैं तो सही कर लेंगे। इसमें जो ऑप्शन होगा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96, केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, यह कथन किसका है? ए नगेंद्र, बी रामकुमार वर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर होगा, यानी कि विकल्प सी। रसनिधि का मूल नाम क्या था? रीतिकाल के कवि हैं रसनिधि, इनका जो मूल नाम यानी कि वास्तविक नाम क्या था? ए पृथ्वी सिंह, बी सुखदेव सिंह, सी श्रीपद, डी नारायण दास। तो सही उत्तर होगा पृथ्वी सिंह। 98, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा है? ए रसनिधि, बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी घनानंद, डी बिहारी। तो इसका सही जो आंसर है वो है घनानंद। क्वेश्चन नंबर 99, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ ने कुछ सयानप बाक नहीं। पंक्ति किस कवि की है? ए घनानंद, बी रसनिधि, सी रसखान, डी मतिराम। तो जग जाहिर है कि घनानंद ने इसे लिखा है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100, सूरदास की किस रचना में दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं? ए साहित्य लहरी, बी सूरसागर, सी सुरसुरावली, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा वो है साहित्य लहरी, जबकि DSSB सूरसागर को मान रहा था। फिर हमने इस पर ऑब्जेक्शन लगाया, देखिए मैंने लिखा भी ऑब्जेक्शन, तो साहित्य लहरी उसका आंसर माना है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने पार्ट 1 के अंतर्गत कुल 100 प्रश्नों को हल किया। उम्मीद है कि आप सभी को काफ़ी सहायता मिली होगी। पार्ट 2 में हम 101 क्वेश्चन से लेकर 200 तक के जो सवाल पूछे गए हैं उस पर बातचीत करेंगे। आप कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि ये लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं, तब तक के लिए।